नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कुछ लोग होते हैं जो अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, चाहे वो उद्देश्य समाज के विरोध में हो, देश के विरोध में हो, ये या फिर जो है जिन लोगों के बीच में रहते हैं उनके विरोध में हो, उसकी पूर्ति के लिए वो किसी हद तक गिरने को तैयार हैं। जाने को नहीं, किसी हद तक गिरने को तैयार हैं। आज 3 खलनायकों की बात करूंगा जिन्होंने इस देश में दंगा फैलाने की, हिंसा फैलाने की, इस देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की अपनी ओर से। ये अलग बात है कि वो इसमें नाकाम रहे, असफल रहे। तीनों ने बात एक ही कही। तीनों के निशाने पर एक ही व्यक्ति, एक ही संगठन और एक ही देश था। देश था भारत, बल्कि इनके निशाने से हट गया है ऐसा नहीं है। और व्यक्ति था इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और संगठन था भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद। इनकी परेशानी का कारण क्या है? इनकी परेशानी का कारण है कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया, और अयोध्या में राम मंदिर बन गया और अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हो गया। ये इनको बर्दाश्त नहीं है। इनको लगता है कि राम मंदिर का बनना इस देश में राम राज्य की स्थापना है, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश है, ऐसा इनका मानना है, और इसको रोका जाना चाहिए। इन 3 लोगों में 2 लोगों की बात तो समझ में आती है। 3 तरह के लोग हैं। एक धुर वामपंथी, और जो भारत विरोधी, मोदी विरोधी और संघ परिवार विरोधी है स्पष्ट रूप से। इतना जहरीला व्यक्ति आपको कम मिलेगा। पेशे से वकील है, लेकिन नेताओं को भी इस मामले में मात देने वाला, वो जिसका विरोध करते हैं उसके खिलाफ किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। दूसरा व्यक्ति है राजनेता कम और राजनीति का धंधा करने वाला ज़्यादा। और तीसरा व्यक्ति है राजनेता जो वंशवाद के भरोसे, जो वंशवाद के आधार पर राजनीति में बना हुआ है। तीनों की एक एक करके बात करता हूँ। पहला नाम है, जो वकील पेशे से है, उनका नाम है प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण का परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, उनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रमुख सदस्यों में रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल के एक समय बहुत करीबी थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनको जल्दी पहचान लिया। इससे पहले कि वो केजरीवाल को पहचान पाते, केजरीवाल ने उनको पहचान लिया और लात मारकर बाहर कर दिया, पार्टी से निकाल दिया। प्रशांत भूषण कुछ नहीं कर पाए। प्रशांत भूषण में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ बोल सके। उसके बाद से वो केजरीवाल के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाए। उनका राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले खत्म हो गया, और उसका श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वो है अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को समझ में आ गया कि ये व्यक्ति केवल विध्वंस कर सकता है, ये व्यक्ति केवल नकारात्मकता फैला सकता है, और जहाँ भी रहेगा वहाँ ये गड़बड़ करेगा। इस बात को अरविंद केजरीवाल ने बाकी लोगों से पहले समझ लिया, इसलिए आम आदमी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया प्रशांत भूषण को। प्रशांत भूषण चूँकि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी अपने पिता की वजह से उनको सम्मान मिला हुआ है। अब उनका जो सम्मान है, अगर आप उसे सम्मान कहना चाहें, तो वो है उनका बड़बोलापन और उनकी बदमिजाजी। आपको याद होगा कि उनको एक कंटेम्प्ट के मामले में 1 रुपये का जुर्माना लग चुका है। लेकिन शर्म हया की बात जो है, उसके बारे में बात करना प्रशांत भूषण के संदर्भ में कोई मतलब नहीं है उसका। प्रशांत भूषण लगातार इस सरकार के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं, चाहे राफेल का मामला हो, चाहे अडानी का मामला हो, या फिर दूसरे मामले हों, जासूसी का मामला हो, इजराइल का मामला हो, जो भी इस सरकार के खिलाफ हो सकता हो, चाहे वो सही हो या गलत हो। असली बात यह है, अगर सरकार के खिलाफ सही है और मुद्दा उठाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन झूठ की हद तक जाकर मुद्दा बनाने की कोशिश, उठाने की नहीं, मुद्दा बनाने की, झूठा मुद्दा बनाने की कोशिश, इस काम में निष्णात हैं प्रशांत भूषण। तो अब तीनों ने एक ही तरह का बयान दिया। तीनों के पास बोलने के लिए सरकार के खिलाफ कुछ नहीं था, राम मंदिर के खिलाफ कुछ नहीं था, राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ कुछ नहीं था, तो क्या बोलते?
तो तीनों ने एक ही बात कही, एक ही सुर में। और ये बात आज नहीं कही, जून में। प्राण प्रतिष्ठा जनवरी में होनी थी, 22 जनवरी को, जो हो गई कल। इसके बारे में इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि अयोध्या में पुलवामा की तरह का अटैक कराया जाए। किस पर? लोगों पर, सुरक्षा बलों पर। जिस तरह से पुलवामा की घटना हुई उस तरह का काम किया जाए। पहली बात तो ये कहना ये चाहते हैं कि पुलवामा में जो हुआ वो सरकार ने कराया था, और ये खुलकर बोलते हैं। कहते हैं कि सरकार ने करवाया चुनाव जीतने के लिए, और इनके हिसाब से अयोध्या में करवाना इसलिए ज़रूरी था कि 2024 का चुनाव मोदी को और भाजपा को जीतना है। तो जीतने का इनकी नज़र में तरीका एक ही है कि पुलवामा जैसी घटना हो, उसके बाद सरकार सख्त एक्शन ले और सरकार काम करती हुई दिखे और चुनाव जीत जाए। तो इनकी उम्मीदों पर, इनके सारे सपनों पर पानी फेर दिया सुरक्षा बलों ने, केंद्रीय एजेंसियों ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जिस तरह की सुरक्षा केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकार ने किया, वो जो एक डायलॉग मुलायम सिंह यादव का था 1990 का कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उसको साकार करके दिखाया योगी आदित्यनाथ ने। अयोध्या में एक परिंदा भी पर नहीं मार पाया। इतना बड़ा आयोजन, मुझे नहीं लगता अयोध्या में इससे पहले इतना बड़ा आयोजन कभी हुआ होगा, या किसी शहर में इतना बड़ा आयोजन जिसमें इतने वीआईपी हों, देश भर और दुनिया भर से जो है वीआईपी आए हों। उस आयोजन में एक छोटी सी भी घटना ऐसी ना हो जिस पर सवाल उठाए जा सके या जिसको लेकर सुरक्षा की चिंता जाहिर की जा सके। सब कुछ इतना स्वाभाविक और सहज ढंग से हुआ जैसे सामान्य बात हो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसे चल रही हो अयोध्या में, उस तरह से सारा समारोह संपन्न हुआ। तो इन लोगों का कहना था कि ये पक्की बात है, और सवाल ये है कि इनको कैसे पता कि ये पक्की बात है। इन्होंने कैसे ये मान लिया कि सरकार ये योजना बना रही है और ऐसा करने वाली है। दूसरे सज्जन थे सत्यपाल मलिक, जिनका कहना था कि मुझे तो मालूम है कि पुलवामा में सरकार ने कराया था। तो सरकार ने कराया था, आप वहाँ पर राज्यपाल थे, तो आपने उस समय ये सवाल क्यों नहीं उठाया? जम्मू कश्मीर से हटाए जाने के बाद ही ये सवाल क्यों उठाया? जब ये तय हो गया कि अब आगे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है सरकार से, तब ये सवाल उठाना शुरू किया। फिर राहुल गांधी से इंटरव्यू करवाया अपना, तमाम और ऐसे मीडिया के लोगों से करवाया जो मोदी विरोधी हैं, और ये बताने की कोशिश की कि पुलवामा में जो कुछ हुआ वो मोदी सरकार ने कराया। कहीं से कोई सबूत, कोई प्रमाण इसके पक्ष में उन्होंने पेश नहीं किया। और तीसरे सज्जन, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, एक समय उनके पिता हिंदू हृदय सम्राट कहलाते थे, यानी बाला साहब ठाकरे, उनके बेटे उद्धव ठाकरे। उन्होंने भी यही बयान दिया कि सरकार 22 जनवरी को अयोध्या में पुलवामा जैसी घटना कराना चाहती है ताकि चुनाव जीत सके, वरना मोदी और भाजपा जो है 2024 का लोकसभा चुनाव तो जीतने वाले नहीं। इन तीनों ने ये बात कही। अब आप कल्पना कीजिए, इस तरह के संवेदनशील मौके पर इस तरह का बयान देना, यानी आप एक तरह से उकसा रहे हैं, आप एक तरह से एक समुदाय को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ इस तरह की हिंसा होगी। अब उस समुदाय में अगर कोई प्रतिक्रिया होती और वो अपनी ओर से पहल करके कोई दुर्घटना कर बैठते तो क्या स्थिति होती? तो सवाल ये है कि मेरा तो कहना ये है कि इन तीनों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, NSA के तहत, और इनसे पूछताछ की जानी चाहिए कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिली, आपकी जानकारी का स्रोत क्या है, किस आधार पर आपने ये आरोप लगाया, और इसके पक्ष में आपके पास जो भी प्रमाण हो वो दीजिए। अगर नहीं है तो जेल जाने के लिए तैयार रहिए। आपने समाज में अराजकता फैलाने की, अशांति फैलाने की, हिंसा को न्योता देने की कोशिश की, इसके आरोप में आपको जेल भेजा जाना चाहिए। तीनों ने राष्ट्र विरोधी काम किया है, इनके खिलाफ देशद्रोह का भी मुकदमा चलना चाहिए। आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कुछ भी हो सकती है, आप राजनीति के लिए अपने विरोधी के खिलाफ कोई भी आरोप लगा सकते हैं,
लेकिन देश की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा और संप्रदायों के बीच में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, इसको माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। तो ये तीनों जो खलनायक हैं, दरअसल ये हताश और निराश है। ये अपने जीवन में, अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में फेल हो चुके लोग हैं, असफल हो चुके लोग हैं, जिनके पास और कोई रास्ता नहीं है। इनके सामने खबरों में बने रहने का एक ही तरीका है कि ऐसी अकल्पनीय बातें बोलो, झूठ बोलो कि कुछ लोगों का तो ध्यान आकर्षित हो, और वो कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित हो तो उससे आपको पब्लिसिटी मिलेगी, आप चर्चा में बने रहेंगे। तो आप लगातार चर्चा में बने रहेंगे तो आपका रेलेवेंस बना रहेगा, आपकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। तो अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये किसी भी हद तक जाएं, इससे किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये देश के खिलाफ जाते हैं, समाज के खिलाफ जाते हैं, तो चिंता की बात है। ऐसे लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इनके बयानों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना है कि अगर ऐसा होगा तो और लोगों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा, इस तरह के बयान देने की वालों की हिम्मत और बढ़ेगी, और इन लोगों की भी हिम्मत बढ़ेगी कि ऐसे बयान देकर बचकर निकल सकते हैं। तो इन तीनों को बचकर निकलने नहीं देना चाहिए। इन तीनों की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है। उद्धव ठाकरे हताश और निराश है। महाराष्ट्र में उनकी राजनीति खत्म हो रही है, उनकी पार्टी टूट चुकी है, उनकी पार्टी का सिंबल, उनकी पार्टी का निशान उनके हाथ से निकल चुका है, जनाधार वो खो चुके हैं, और उनके विरोधी गुट के विधायकों और सांसदों की सदस्यता नहीं गई। स्पीकर का फैसला आ गया। उनको बड़ी उम्मीद थी कि एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक हैं वो अयोग्य करार दिए जाएंगे। उनको मालूम था कि कुछ नहीं होने वाला, और स्पीकर का जो फैसला आया उसके बाद उनको समझ में आ गया कि इस पर सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि अब हम जनता की अदालत में जाएंगे। आपके पास विकल्प क्या है? अगर आपको पता है कि कोर्ट में इस पर आपको कोई मदद नहीं मिलने वाली, कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली, तो जनता की अदालत में जाने के अलावा आपके पास क्या विकल्प है, और जनता की अदालत का क्या नतीजा आएगा ये बहुत जल्दी पता चल जाएगा। इसी तरह से प्रशांत भूषण फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति हैं, अपने प्रोफेशन में फ्रस्ट्रेटेड है, लगातार तरह तरह की PIL डालते रहते हैं, अक्सर जो है न्यायाधीशों की फटकार सुनते हैं। पहले बताया आपको कि 1 रुपये का उन पर जुर्माना लग चुका है मानहानि के केस में। लेकिन वो एकमात्र उम्मीद है मोदी विरोधी लॉबी की, जो लेफ्ट लिबरल लॉबी है, उसकी एकमात्र उम्मीद है कि कोई भी मुकदमा, कोई भी छोटी से छोटी बात हो, अगर वो मोदी के विरोध में जाती हो तो उस पर तुरंत PIL फाइल करो, तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ। सुप्रीम कोर्ट में पहले जैसी उनको छूट मिलती थी, अब वो छूट मिलना बंद हो गई है, या कहें कम हो गई है। तो इसलिए उनका प्रभाव लगातार घट रहा है, उनका असर घट रहा है। ये नहीं तो प्रशांत भूषण ये वही हैं जो आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा आतंकवादियों के लिए खुलवा सकते थे। अब वो ज़माने चले गए। अब प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए, रेलेवेंस बनाए रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो ये तरीका उन्होंने अपनाया। दूसरे सत्यपाल मलिक, औकात से ज़्यादा मिल गया, जो डिज़र्व नहीं करते थे वो बीजेपी ने दे दिया। ये बीजेपी की सबसे बड़ी भूल थी। उनको गवर्नर बनाना पहले बिहार का और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर का, दोनों बड़ी गलती थी, जिसका खामियाजा बीजेपी आज भी भुगत रही है। ये फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, इसको जीवन में कभी कहीं कोई सफलता मिली नहीं है और न कभी कोई मिलने की उम्मीद है। बीजेपी की गलती से ये एक बड़े ऐसे पद पर पहुंच गया जहां जाना ये डिज़र्व नहीं करता था। उसका नशा इसके सर पर चढ़कर बोलने लगा, ये पगला गया, इस तरह की भाषा, इस तरह की बातें बोलने लगा, झूठ सच कुछ भी बोलकर जो है वो खबर में बने रहने की कोशिश करने लगा। पहले जब उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों का चुनाव हो रहा था तब बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर रहा था। फिर अभी जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिज़ोरम के, तब बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर रहा था। और अब उसके बाद जो है लोकसभा में हार की भविष्यवाणी कर रहा है। तो ये इसका काम है केवल खबर में बने रहना, और ऐसे लोग हैं जो खबर में इसको बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी दुकान तभी चल सकती है। उद्धव ठाकरे, उनका पतन सबसे जो है आश्चर्यजनक है।
हिंदुत्व के खेमे से निकलकर सेकुलर बनने चले थे। न इधर के रहे न उधर के रहे। न तो वो हिंदुत्व के खेमे में रह गए हैं, अब न वो प्लैंक रह गया है उनके पास, वो आधार उनका चल जा चुका है। सेकुलर वो बन नहीं पाए। सेकुलर खेमे ने उनको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। तो फ्रस्ट्रेटेड है। पार्टी चली गई, सिंबल चला गया, पार्टी का नाम चला गया, जनाधार चला गया। और ये चुनाव 2024 का जो लोकसभा और विधानसभा दोनों जो है एक ही साल में होने हैं महाराष्ट्र में, तो दोनों में उनकी दुर्गति होने वाली है। इससे परेशान हैं, घर से निकलते नहीं, लोगों से मिलते नहीं। उनको मालूम है कि चुनाव का नतीजा क्या होने वाला है, तो वो अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं। उससे पहले कोई पूछ नहीं रहा है, तो खबर में बने रहने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। ये तीनों अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति, एक मामले में इनका स्वभाव एक है, वो है मोदी विरोध और देश विरोध। तो ऐसे लोगों को कानून के दायरे में जो भी सज़ा मिल सकती हो वो दिलाने की कोशिश होनी चाहिए, वरना ऐसे लोगों का हौसला बढ़ेगा। ऐसे लोगों का हौसला कतई नहीं बढ़ने देना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।